नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बजट आने वाला है और हर बार की तरह इस बार भी बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। क्या कुछ ये बजट लेकर आएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत आकाश जी आपका। धन्यवाद विशाल। हर बार की तरह आपसे बात हो रही है बजट को लेकर। हर बार बजट से उम्मीदें बहुत सारी होती हैं और अक्सर ये उम्मीदें मिडिल क्लास को ही ज्यादा होती हैं। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अमीरों के लिए पॉलिसी बनती है जब तो उन्हें बजट का इंतजार नहीं करना पड़ता, और जो गरीब लोगों को फ्री की रेवड़ी बट रही है या जन कल्याणकारी योजनाएं जिसे आजकल कहा जाने लगा है, वो हर विधानसभा चुनाव में हर 2-3 महीने बाद आ ही जाती है। लेकिन ये जो मिडिल क्लास है ये पूरा साल इंतजार करता है कि इस बजट से कोई 2-3 अच्छी खबरें हमें भी सुनने को मिल जाएं। क्या वो 2-3 अच्छी खबरें जो हर बार की तरह वो उम्मीद लगाए बैठा है उसे मिलने जा रही हैं क्या? जी हाँ, बहुत अच्छी आपने शुरुआत की है। सबसे पहली तो बात कहूँ, आपका दिल मेरे साथ धड़क रहा है क्योंकि बहुत सालों से नेशनल चैनल्स पे मैं यही कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपने शुरुआत उस चीज़ के साथ की है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in लगातार नेशनल और ग्लोबल चैनल्स पे उठाती रही है। इस बार मिडिल क्लास को कुछ चीज़ें मिलने की संभावना है। सबसे पहली, मिडिल क्लास क्या चाहता है? महंगाई से रिलीफ। इन्फ्लेशन हालांकि सबको परेशान करती है, जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको भी परेशान करती है, लेकिन मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इन्फ्लेशन अभी जो करंट डेटा है सीपीआई इन्फ्लेशन का, वो दर्शकों को बता दूं 5.2% है। अक्टूबर में ये 6.2% से ऊपर हो गया था। आरबीआई का एक कंफर्ट लेवल है 4 to 6%, यानी कि उसके बीच में इन्फ्लेशन रहे तो ठीक है, और उसमें भी आरबीआई चाहते हैं 4% के आसपास रहे। 6% से ऊपर अक्टूबर में हो गई थी, यानी कि बियॉन्ड दैट कंफर्ट लेवल हो गई थी, और अब भी हाई लेवल है। आज मिडिल क्लास किस चीज से परेशान है? उसकी कमाई, उसकी सैलरी उस हिसाब से बढ़ नहीं रही, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, ये उसकी तकलीफ है। तो ऐसे में इन्फ्लेशन के रिलीफ के लिए एक चीज होने की बहुत संभावना है, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस 5 रुपए तक इस बजट में कम होने की संभावना है। वो कैसे होंगे अगर होते हैं तो? पेट्रोल और डीजल में 2 तरह के टैक्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है सेंट्रल एक्साइज, स्टेट्स चार्ज करती है वैट। तो सेंट्रल एक्साइज में 5 रुपए की कटौती होने की संभावना मुझे लगती है। अब डीजल में अगर ये कटौती होती है तो क्या होगा? जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स की, माल ढुलाई जिसके लिए आम भाषा में हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो कम हो जाएगी। जितना भी खाने पीने का सामान है, दूध, सब्जियां और डेली ईटेबल्स, दे ऑल ट्रेवल ऑन डीजल। तो डीजल सस्ता होगा तो ये सस्ते हो जाएंगे, तो आम आदमी को रिलीफ मिलने की संभावना है। साथ ही साथ डीजल सस्ता होगा तो किसान भाई को रिलीफ मिलेगा। किसान भाई के लिए डीजल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे वाइटल इनपुट है, तो उससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in की एक्सपेक्टेशन है कि डीजल प्राइसेस कम होंगी, जिससे इन्फ्लेशन कम होगी। पेट्रोल प्राइसेस कम होगी, तब भी अब सब जानते हैं मिडिल क्लास गाड़ियां, टू व्हीलर सबके पास हैं, तो वो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगी। तो ये एक संभावना है। दूसरी, जो हर बजट में हर जगह ऑलरेडी 20 तारीख से मुझे पूछा जाता है, और ये तो मेरे ख्याल 25 साल हो गए इसका जवाब देते हुए, आज भी बता देता हूं, जिंदल साहब, इनकम टैक्स की स्लैब क्या होने वाली है? स्लैब हालांकि करेक्ट शब्द नहीं है, वो है एग्जाम्पशन लिमिट। एग्जाम्पशन लिमिट में मिडिल क्लास को, और मिडिल क्लास को ये ज़्यादा इंपैक्ट करती है, लोअर मिडिल क्लास को खासकर, 1.5 लाख की एग्जाम्पशन और मिलने की संभावना है। यानी जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो 1.5 लाख और बढ़ने की संभावना है। तो ये 2 बेनिफिट जो है, थोड़ा सा इसे और समझा दे, क्योंकि जो न्यू टैक्स रेजीम है उसमें ऐसा माना जाता है कि रफली 7 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं सालाना तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप जो 1.5 लाख उसमें जोड़ रहे हैं वो किस तरीके से काम करेगा? ओल्ड टैक्स रिजीम में भी होगा, न्यू टैक्स रिजीम में होगा, कैसे होगा वो? आई थिंक बहुत क्वालिटी क्वेश्चन पूछा आपने विशाल। देखिए क्या है कि सरकार का टारगेट आज क्या है? सरकार का टारगेट साइलेंटली हमें दिख रहा है, न्यू टैक्स रिजीम को मोटिवेट करना, प्रमोट करना। सरकार चाह रही है ओल्ड टैक्स रिजीम को आप छोड़िए, स्वेच्छा से छोड़ दीजिए, हाँ, और न्यू टैक्स रिजीम में आ जाइए। वो बंद कर नहीं सकते थे क्योंकि लोगों ने एग्जाम्पशंस ली हुई हैं। समबडी, किसी ने जो है 10 साल के लिए इंश्योरेंस कराया हुआ है तो वो कंसेशन बीच में छोड़ नहीं सकता था। हाउसिंग फाइनेंस लिया हुआ, टिपिकली हाउसिंग फाइनेंस फॉर 16-18 ईयर्स। घर के लोन हम यही उम्मीद में लेते हैं कि चलिए लोन भी ले लेंगे, थोड़ा सा टैक्स में रिलीफ में मिल जाएगा। तो इसलिए जो है न्यू टैक्स रिजीम में ही जो है 1.5 लाख की एग्जाम्पशन और मिलने की संभावना है, तभी वो डिफॉल्ट रिजीम भी है। यानी कि आप मान लीजिए अगर आप 8.5 लाख रुपए तक सालाना कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा,
अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में आ जाएं तो। ये एक्सपेक्टेशन है। लेकिन उम्मीदें तो की जा रही थी कि 10 लाख तक, 12 लाख तक, 15 लाख तक भी उम्मीदें की जा रही थी कि ऐसा भी हो सकता है। क्या आप मानते हैं ऐसा पॉसिबल है, या ये प्रैक्टिकल है ही नहीं, इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए? आई थिंक अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ शो करके। देखिए दर्शकों, होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है डेफिसिट, सरकारी घाटा, यानी सरकार की कमाई कितनी है, सरकार के खर्चे कितने हैं। जैसे घर के अंदर होता है विशाल जी, कि घर के अंदर कमाई कितनी आ रही है, लाख रुपए आ रही है, तो उसी हिसाब से जो है, जो हाउसवाइफ हैं उनको खर्चा दिया जाता है कि जी आप घर का जो है खर्चा चला लीजिए। बच्चों को उसी तरीके से जो है पॉकेट मनी दिया जाता है। तो अगर घर की कमाई 1 लाख रुपए है, खर्चा हो रहा है 1,05,000 रुपए, तो उसमें बच्चों का पॉकेट मनी बढ़ने की, या जो घर की जो है गृहिणी है उनके पास जो मंथली बजट बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। तो इसी तरीके से डेफिसिट जो है ऑलरेडी ज़्यादा है। अब इसमें सरकार का दोष नहीं है कि डेफिसिट ज़्यादा है, डेफिसिट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि कोरोना से निकले हम, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गई, मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम्स आ गई और इश्यूज हैं, और अभी मिडिल ईस्ट की जंग खत्म होने की तरफ जा रही थी, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो ट्रंप साहब की तरफ से चीज़ें आ रही हैं कि शायद टैरिफ वॉर ना शुरू हो जाए। तो वक्त सही नहीं है, हालांकि बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो इसलिए डेफिसिट ज़्यादा है। तो क्योंकि डेफिसिट ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा टैक्स एग्जम्पशन जो है नहीं दी जा सकती। मतलब साफ भाषा में कहूँ, लोहड़ी का त्यौहार अभी गया, बहुत ज़्यादा रेवड़ियाँ, बहुत ज़्यादा लड्डू पेड़े जो है बांटने को है नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के झोले में। तो होगा क्या टिपिकली, वो एक लड्डू से उसके टुकड़े करके ना सबको खुश करने की कोशिश की जाएगी। लड्डू उतने है नहीं है जितने लड्डू की दरकार रखते हैं, लोगों का हक है लड्डू की डिमांड करना। तो वो क्या किया जाएगा, एक बड़े लड्डू के छोटे छोटे टुकड़े करके जो है सबको कुछ ना कुछ खुशी देने की कोशिश की जाएगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आपने कहा जैसा कि अभी अभी लोहड़ी का त्योहार गया है, रेवड़ियां ज्यादा बटने वाली नहीं है, लेकिन यहां पर सवाल यह है कि इनकम टैक्स देने वाला जो वर्ग है वो बहुत छोटा सा है, उसकी तादाद बहुत कम है। लेकिन अगर आप पूरे देश के टैक्स को देखें तो उसमें टैक्स कलेक्शन का जो हिस्सा है वो उन्हीं का बहुत ज्यादा है। यहां तक कि कॉर्पोरेट वालों से भी ज्यादा टैक्स ये हिस्सा पे कर रहा है जो इनकम टैक्स दे रहा है। कॉर्पोरेट का टैक्स तो घटा दिया था, यह सोचकर कि जब कॉर्पोरेट पर टैक्स घटेगा तो कंपनी अच्छा काम करेगी, ग्रोथ ज्यादा होगी, ग्रोथ ज्यादा होगी तो नौकरियां आएंगी, नौकरियां आएंगी, सैलरी बढ़ेगी। जब से हमने कॉर्पोरेट टैक्स को घटे हुए देखा, उसके बाद से हमने देखा कि जो टॉप लीडरशिप है कॉर्पोरेट्स की, वो खूब पैसा छाप रही है, लेकिन नीचे वालों को ना तो नौकरियां मिल रही हैं, ना तो उनकी सैलरी बढ़ रही है। तो एक्चुअली वो कॉर्पोरेट टैक्स घटाने का वो फायदा हुआ क्या कहीं, जो सरकार सोच रही थी? देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स घटाने के दो जो है एनविसाइज फायदे थे, जो एक्सपेक्टेड फायदे थे। पहला तो जो आपने कहा कि ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट, कि नीचे तक जो हमारा भाई 40,000 60,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, टिपिकली मिडिल क्लास, उसकी तनख्वाह में इंक्रीमेंट आ जाएगा। एक तो वो पोटेंशियल या एक्सपेक्टेड बेनिफिट था। दूसरा ये था कि कॉर्पोरेट्स का टैक्स कम किया जाएगा तो यहाँ पे ग्लोबल मनी आएगा, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट होगा। तो एक चीज तो हो गई है, एफडीआई काफी आ गई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी आ गई है। लेकिन आदमी ये पूछता है, भाई साहब उस कंपनी में पैसा आ गया, उस कंपनी में पैसा आ गया, उस कंपनी में पैसा आ गया, मेरे घर पे 60,000 रुपये महीना आता था, क्या वो लाख रुपए हुआ कि नहीं, मुझे ये बता दो। मुझे जो है बच्चों को पिक्चर देखने लेके जाना है, बिल्कुल भाई मिडिल क्लास का शौक है, क्यों ना पूरा करें, अच्छे शौक है। मुझे मेम साहब को शॉपिंग के लिए लेके जाना है, कभी कभार रेस्टोरेंट में खाना भी खाने जाना है, साल में एक बार घूमने भी जाना है। आज मिडिल क्लास क्या कहता है कि वो 60,000 रुपये महीने से महज आटा दाल चावल रोटी, घर की ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस जो है, माँ बाप की, बुजुर्गों की हेल्थ, हाँ, वो हो जाती है। जो वो छोटे छोटे शौक थे मिडिल क्लास के, वो खत्म है, जो उनको बहुत प्यारे थे और उनका हक भी है। कभी पिकनिक पे जाना, आउटिंग पे जाना, मूवीज पे जाना, रेस्टोरेंट पे जाना, या कभी एक्सकर्शन के लिए जो है घूमने निकल जाना साल में एक बार, वो जो है शौक, वो इंपैक्ट हो रहे हैं, वो किल हो रहे हैं। तो मिडिल क्लास को उसके लिए, वो जो 60,000 रुपये कमाने वाला मेरा दोस्त है, वो कहता है कि मुझे 15,000 रुपये महीना वो मिल जाए जिससे वो छोटे छोटे शौक जो है मैं वो पूरे कर सकूं। वहां दिक्कत आ रही है, वहां पे पेन है, और वहां बिल्कुल मैं मानता हूं, आपके साथ हूं, वो पेन उसका रिलीफ होना चाहिए। अब आपने बात कही कि इनकम टैक्स कुछ लोग देते हैं, उसका एक जवाब है, हालांकि बहुत उचित जवाब नहीं है, कि जीएसटी ब्रॉड बेस्ड है, जीएसटी सब कुछ देते हैं, हर कोई देता है। 5 रुपए का बिस्किट खरीदने वाला मेरा मजदूर भाई भी जीएसटी देता है। तो जीएसटी आप ले आए, हालांकि दर्शकों को बता दूं, जीएसटी बजट का हिस्सा नहीं है। जीएसटी की अनाउंसमेंट्स जीएसटी काउंसिल के नाम से एक अलग बॉडी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसमें आती है। बट जीएसटी काउंसिल के थ्रू हर व्यक्ति पे करता है। बट मिडिल क्लास को रिलीफ मिलना चाहिए, मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल मिडिल क्लास को रिलीफ मिलना चाहिए। और उसका एक और तरीका इस बार आने की संभावना है। मिडिल क्लास ज़्यादातर जो है
सैलरीड होता है, तो मेरा ये मानना है स्टैंडर्ड डिडक्शन इस बार 50,000 रुपये बढ़ने की संभावना है। ये 50 से 75 ऑलरेडी हो गया था, हाँ, तो और 50,000 बढ़ने की यानी संभावना है। 1.25 लाख तक आप सोच रहे हैं कि जा सकता है ये। और महिलाओं के लिए हाँ, 25,000 एडिशनल, क्योंकि महिलाओं को हम मोटिवेट करना चाहते हैं, हमारी यानी आप बहनों 1.25 को। लाख रुपए में और 25,000 जोड़कर 1.5 लाख रुपए हाँ, स्टैंडर्ड। तो वो जो स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन का मतलब भी जनता को आम भाषा में समझा दीजिए, जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है उससे सीधा सीधा कट जाता 50,000 75,000 जो भी स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन है उसे हटा दीजिए, उसके बाद टैक्स कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद कीजिए। यानी तो अगर वो- आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख बनती है तो उसमें से और 50,000 75,000 जितना भी है उसे पहले घटाइए, उसके बाद टैक्स कैलकुलेट कीजिए। तो उसको आप आम भाषा में छूट कह सकते हैं, छूट ये कह एक सकते हैं। संभावना मुझे लगती है। दूसरा आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फॉर एवरीवन इस सरकार का नारा है। ये सरकार बार बार कहती है सबको घर देना है। अब मिडिल क्लास के सभी लोगों की इच्छा है कि एक घर हो अपना, एक घरौंदा हो अपना, एक आशियाना हो अपना। तो वहां दो कंपोनेंट आ जाते हैं उसमें, हाउसिंग फाइनेंस में। एक तो प्रिंसिपल कंपोनेंट है, एक इंटरेस्ट कंपोनेंट है। अब हाउसिंग फाइनेंस टिपिकली क्योंकि 16-18 साल का होता है, तो जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म होता है। तो वहाँ 50,000 की और एडिशनल एग्जम्पशन आने की संभावना है इंटरेस्ट कंपोनेंट में, ताकि लोग जो हैं। लेकिन फिर आप खुद ही कह रहे थे कि न्यू टैक्स रिजीम की तरफ सरकार लेकर जाना चाहती है, फिर अगर होम लोन में ज्यादा छूट मिलने लगेगी तो फिर आदमी ओल्ड टैक्स रिजीम की तरफ भागेगा। बहुत आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। न्यू टैक्स रिजीम की तरफ सरकार चल रही है, लेकिन साथ ही साथ सरकार ने कुछ और भी टारगेट्स रखे हुए हैं, जैसे हाउसिंग फॉर एवरीवन इस सरकार का नारा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो है ये मिक्स ट्रैक चलेगा। थोड़ा सा ओल्ड वालों के लिए भी, हाँ, और ज्यादा न्यू वालों हाँ, के लिए। क्योंकि बिल्कुल न्यू में क्या है, देखिए बिल्कुल न्यू के लिए एक चीज मैं कहना चाहता हूं, और ये मेरी स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड, बिल्कुल न्यू के लिए टैक्स ये कंट्री तैयार नहीं है। हम अभी जो है अमेरिका नहीं बन गए हैं, लोगों को अपनी बेसिक चीजें भी पूरी करनी है। तो अभी टैक्स एग्जम्पशन के थ्रू उन्हें मोटिवेट करना है। कल को हम ऐसी इकोनॉमी बन जाएं कि सबके पास अपने घर हों, सबके पास अपनी चीजें हों, और सब लोग सेविंग्स करना शुरू कर दें, तब हम उस तरफ जा सकते हैं। उसमें तो भी कई दशक लग जाएंगे। तो अभी हमें मोटिवेट करना है लोगों को। मैं थोड़ा सा दर्शकों की समझ के लिए एक बार फिर से आपसे समझना चाहूंगा, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का जो बेसिक फर्क है वो क्या है। जैसे हम अपने ऑफिस में साल की शुरुआत में एक इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन देते हैं कि साहब मैंने हेल्थ इंश्योरेंस में इतना पैसा लगाया, लाइफ इंश्योरेंस में इतना लगाया, होम लोन में इतना दे रहा हूं, मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर कोई और अपनी सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए फला फला पॉलिसी खरीद रखी है। तो ये सब चीजें मिला करके जो आप पे कर रहे हैं उससे आपको टैक्स में कुछ राहत मिल जाती है। न्यू टैक्स रिजीम में आपके इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन को देखा नहीं जाता, सीधा आपकी ये इनकम है इतना % आपको टैक्स लगेगा, सीधा कोई पेपर आपको जमा नहीं करना, को दिखाना नहीं आपने क्या इन्वेस्टमेंट किया। मैं ठीक हूं? काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब जनता इससे अगला सवाल पूछना चाहेगी कि जी जनाब मैं क्या करूं, मैं न्यू रेजिम में जाऊं या उसका जवाब क्या है। अगर आप 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि एक आपने हाउसिंग लोन ले रखा होगा, आपने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी। अब हाउसिंग लोन आपने 4 साल पहले लिया था, करीब 12 साल और चलना है, तो टैक्स एग्जम्पशन आपको चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है जो 10 साल की है, तो यू आर सॉर्ट ऑफ मैरिड टू दैट पॉलिसी फॉर अनदर 7 years। तो आप जो है ओल्ड और न्यू के बीच में वे कीजिए, दोनों का कंपैरिजन कीजिए, कहाँ मैं ज़्यादा, क्योंकि आपकी सैलरी के हिसाब से हो, कहाँ मैं ज़्यादा एडवांटेजेस है। लेकिन बड़ी क्लियर सी बात है, अगर आप 23 साल के युवा हैं, आपने नौकरी शुरू की है, तो आकाश जिंदल का स्ट्रेट में मानना है आप न्यू टैक्स रिजीम में जाइए अभी से शुरुआत में, क्योंकि अभी थे आप जो है यू आर नॉट मैरिड टू अ हाउसिंग लोन, यू आर नॉट मैरिड टू इंश्योरेंस पॉलिसी। तो आपने अभी ये आपकी शुरुआत है। अभी क्या है, वहां पे आपने कोई चीज ले ली है जो 16 साल 18 साल चलनी है, जो 4 साल पहले आपने ले ली थी, जब आपको नहीं पता था कि सरकार न्यू टैक्स रिजीम को इस तरीके से मोटिवेट करेगी। अगर आपका भी शुरुआत ही हुई है तो आप सिंपल न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से चलिए। जब सरकार उस डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है तो उस डायरेक्शन में चलिए, आपको एग्जम्पशन है। तो ये अगर आपने नई जॉब शुरू की है या नया बिजनेस सेटअप किया है, अभी आपकी इनकम शुरू हुई है, तो आप न्यू टैक्स रिजीम में ही जाइए। ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में जो हमारी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, इंटरनेट पर उनका खूब मजाक बना है, उनके खूब मीम्स बने हैं। मजाक में चीजें कही जाने लगी हैं कि अगर आपने कोई भी नई चीज अपने दिमाग में प्लान भी कर ली है तो उस पर भी निर्मला सीतारमण जो है वो टैक्स लगा देंगी। हो सकता है कि कुछ दिनों में उन पर जो मीम्स बन रहे हैं उन पर भी वो टैक्स लगाने लग जाए कि आप उस पर हंस कैसे रहें। इतना मजाक सोशल मीडिया पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का उड़ रहा है, और उसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है कि जीएसटी को जिस तरीके से हमने कुछ समय में इंप्लीमेंट किया है उसके उदाहरण देकर लोग कहने लगे। हाल फिलहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी
जिसमें वो पॉपकॉर्न पर टैक्स समझा रही थी और उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करने वालों की बाढ़ आ गई। उन्होंने कहा एक नॉर्मल सिंपल पॉपकॉर्न है तो 5% टैक्स है, फिर वो ब्रांडेड हो जाता है, पैकेट में आता है तो 12% टैक्स है, फिर वो कैरेमलाइज्ड हो जाता है तो अब उसमें चीनी भी है तो उस पर 18% टैक्स है। सबसे बड़ा सवाल जो सोशल मीडिया पर पूछा गया कि जीएसटी लाते वक्त साहब आपने कहा था वन नेशन वन टैक्स, यहां तो सरकार एक पॉपकॉर्न पर ही 3-3 टाइप के टैक्स लगा रही है, यहां तो पॉपकॉर्न पर ही टैक्स नहीं डिसाइड हो पा रहा, तो वन नेशन वन टैक्स कहां से होगा? बहुत आपने जो सवाल पूछा उससे कई चीज़ें मुझे बोलने का मौका मिलेगा। पहले तो देखिए, मैं अगर कोई जो है मजाक वाले एंगल से चलता है तो मैं तो उस चीज़ का समर्थन नहीं करूँगा। हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा है, पूरा काम करती हैं बड़े अच्छे से और अच्छी कंट्री ग्रोथ हुई है, तो कोई मजाक वाले एंगल से चलता है तो वो गलत बात है। मैं जो है कहूँगा ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आ जाती है बात जीएसटी की। अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, एक सवाल पूछा था, उसमें ही जवाब छुपा है। बहुत सारे लोग टैक्स नहीं पे करते हैं, कुछ ही लोग टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स की बात। अब जीएसटी क्या है, उसका एक तरीके से कुछ हद तक जवाब है। जीएसटी क्या है, सबके ऊपर आ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं उन वर्गों का नाम नहीं लूंगा, अब आपकी स्माइल कुछ हद तक उन वर्गों को समझा रही है, जिनकी कमाई जो है खूब है, 50 लाख है, 60 लाख है, जमीन 50 करोड़ 60 करोड़ की हो गई है, इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन जीएसटी वो भी दे रहे हैं, क्योंकि जो है गाड़ी में जो है जो वो भी जो है परचेजिंग कर रहे हैं, चीजें ले रहे हैं, वो सामान ले रहे हैं। एक माचिस की डिब्बी से लेकर हवाई जहाज तक जो भी आपने खरीदना है जीएसटी तो देना है। तो इनकम टैक्स बहुत लोग हैं जो अवॉइड कर रहे हैं, नहीं दे रहे किसी ना किसी तरीके से। अब जीएसटी में जो है सारे आ जाते हैं, सबको देना है। तो अब देश को पैसा चाहिए। आपने खुद कहा कि इनकम टैक्स बहुत कम लोग देते हैं। आपकी उस क्वेश्चन में एक चीज ये भी थी कि 3% या 4% लोग पूरे देश की इकोनॉमी का बोझ क्यों उठाएं। तो जीएसटी पे एक चीज तो आप मानोगे कि पूरा देश जो है पे कर रहा है। 5 रुपए का जो बिस्किट का पैकेट है, जो मेरा मजदूर भाई भी खाता है, जो मेरा रिक्शे वाला भाई भी खाता है, उसके ऊपर भी जो है। लेकिन इनकम टैक्स वाले पर दोहरी मार है, वो इनकम टैक्स भी पे कर रहा है और जबरदस्त जीएसटी भी पे कर रहा है। आपका जो लॉजिक है कि पहले उसने कमाई पे दे दिया, फिर खर्चा करने गया, फिर देना पड़ रहा है, उस पे दे दिया। अब उसमें क्या है, एक चीज जो है दर्शकों को देखनी होगी, ये क्लैरिफाई कर दूं, बहुत से जो हमारे युवा दर्शकों को ये चीज पता नहीं है कि जो जीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाती है। जीएसटी में दर्शकों को बता दूं, एक काउंसिल है, एक बॉडी है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। और स्टेट गवर्नमेंट में कांग्रेस भी 3 राज्यों में है आज की तारीख में, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और पार्टीज भी हैं, रीजनल पार्टीज भी हैं। तो जीएसटी काउंसिल सारी पॉलिटिकल क्लास उसमें इकट्ठी है। तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या किसी एक इंडिविजुअल का नाम नहीं आप ले सकते, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में सारे हैं। अब बड़ी अजीब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी। आकाश जिंदल जैसे लोग अक्सर कहते थे कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में ले आओ, क्योंकि जीएसटी का मैक्सिमम रेट 28% है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग भी हुई इस चीज के लिए, एजेंडा भी हुआ, पेट्रोल डीजल को लाया जाए कि नहीं। कोई भी राज्य राजी नहीं है, नहीं हुआ। तो अब किसको नहीं, पर ये भी बात प्रैक्टिकल है ना, जब उनके खजाने खाली पड़े हुए हैं, तो वो कैसे आपको पेट्रोल डीजल जीएसटी में डालकर देंगे? तो वही तो कह रहा हूं, तो किसको जो है, अभी आपने कहा उनके खजाने खाली डले, तो इसलिए वो जीएसटी चाहते हैं। तो क्या हम एक पर्टिकुलर पार्टी की बात कर सकते हैं? आपने जो बात कही अभी। नहीं आकाश जी, मेरा प्रश्न एक्चुअली ये है कि जब हमारे खजाने खाली हैं, हर राज्य में करीब करीब हम महिलाओं के खाते में 2-2 हज़ार रुपए डाल रहे हैं फ्री में। जन कल्याणकारी योजनाएं और फ्री की रेवड़ी में कहीं ना कहीं तो हमें फर्क करना पड़ेगा ना। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपका बिजली का बिल भी माफ कर दूंगा, पानी का बिल भी माफ कर दूंगा, मैं आपको बस में भी सफर करने के लिए दे दूंगा, मैं आपके खाते में पैसे भी दे दूंगा, और ये हर पार्टी हर राज्य में कर रही है आज की तारीख में। इसके बिना चुनाव जीतना इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। कमाल की बात यह है कि अब रोजगार देने के लोग वादे भी नहीं कर रहे, क्योंकि शायद सरकारों को समझ में आ गया कि हमारे हाथ में नहीं रहा, तो फ्री का अनाज दे दो, थोड़े से पैसे दे दो, थोड़ा सा सफर फ्री कर दो, हो सके तो थोड़ा सा बेरोजगारी भत्ता दे दो। नौकरी की बात सरकारें भी नहीं कर रही है। आई थिंक दर्शकों को बता दूं, दिस इज माई 7th शो टुडे एंड दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन क्लोजेस्ट टू माई हार्ट विच माई फ्रेंड हैज आस्क्ड। सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही मैं कहूँगा, सुबह से जो मुझसे किसी ने पूछा है, यही इशू है। मैं बार बार स्टेट गवर्नमेंट के सीएम्स के साथ शो करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ शो करता हूँ, नेशनल चैनल में उनके साथ बैठता हूँ, मैं कहता हूँ आप इनकम बढ़ाइए। जनाब आप एक काम कीजिए, आप जनता का वेलफेयर चाहते हैं बिल्कुल कीजिए। आप हमारी बहनों का वेलफेयर चाहते हैं, उनका इकोनॉमिक लेवल बढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल है। आप हमारे गरीब भाई बहनों का कल्याण चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन उसका तरीका क्या है? आप रोजगार पैदा कीजिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाइए। आप इस तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देश में ला सकते हैं कि हर युवा लड़का और लड़की जो 20-21 साल के हैं उनको 20,000 22,000 यानी
दो युवाओं की शादी होती है जो लोअर क्लास पे भी है हमारे, जिनकी इनकम कम है, गरीब भाई बहन परिवार से है, उनको भी 22 साल की में आप जो है 22 साल की उम्र पे 40,000 रुपये महीना का रोजगार दीजिए। 40,000 रुपये महीना जब जेब में आएगा तो उन्होंने जो लेना होगा उससे ले लेंगे वो। आपसे क्यों लेंगे वो? तो अपनी इच्छा से बाजार में जाएंगे, जेब में पैसा होगा। आप ये क्यों कह रहे हैं रोजगार की जगह मैंने 1,000 रुपये ये दे दिया, मैंने 2,000 रुपये ये दे दिया, 3,000 रुपये ये दे दिया, और उसके बाद मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा, तो सभी कर रही हैं तो। और उसके बाद क्या होता है, सड़क पे जाके गली में जाके कहा जाता है जनाब ये नेताजी हैं जिसके कारण आपको मिल रहा है। आकाश जिंदल की तकलीफ क्या है, वो कहा जाता है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेताजी का नाम नहीं ले रहा, कि इन नेताजी की तरफ से आपको मिल रहा है। अरे भाई उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करो ना। ओपन मार्केट है, एक तरफ आप फ्री मार्केट की बात करते हो, तो फ्री मार्केट में जो वो चाहेगा जाके ले लेगा। आप उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी पैदा करो, उसके लिए प्लांट्स लगाओ, ग्लोबल मनी यहां पे लाओ। ग्लोबल मनी के सिर्फ शोज ना करो, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फेयर्स ना लगाओ, ग्लोबल मनी यहां लाओ। तो उससे क्या होगा, जब गांव के पास जाके प्लांट लगेगा तो वो अपने आप जो है इंडस्ट्रियलिस्ट घर में आएगा, भाई साहब मेरी फैक्ट्री लगी है, आके यहां नौकरी कीजिए, बहन जी यहां के नौकरी कीजिए पैकिंग डिपार्टमेंट में, भाई साहब यहां आके नौकरी कीजिए। तो खुद नौकरियां आपके पीछे चल के आएंगी। देखा गया था ना, ये सपना तो हम कई सालों से देख रहे हैं कि हम चाइना जो दुनिया की फैक्ट्री है उससे रिप्लेस कर देंगे, भारत दुनिया की फैक्ट्री बन जाएगा, हमारे यहाँ पर सबसे सस्ता लेबर अवेलेबल है, हमारे यहाँ पर इतने टैलेंटेड इतने स्किल्ड युवा हैं जो बहुत कम पैसे में दुनिया के मुकाबले काम कर रहे हैं। पर पिछले 10 वर्षों में हमने कोई इतनी तेज ग्रोथ देखी नहीं है। जो सपने हमें दिखाए गए थे उतनी कोई तेज ग्रोथ हमने नहीं देखी। 10 वर्षों को मैं दो चीजों में बाइफरकेट करूंगा। पिछले 4 वर्षों में कुछ ग्रोथ हमने देखी है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल स्मार्टफोन्स में हम एक्सपोर्टर हो गए हैं, डिफेंस में हम कुछ चीज़ों में एक्सपोर्टर हो गए हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हम दुनिया में नंबर 1 हो गए हैं। और अब एक चीज़ जो सबने सुनी होगी और वो बजट से रिलेटेड ही है, मैं कहीं पे भी जो है अलग नहीं जा रहा, टैरिफ वॉर सबने सुन ली होगी अब तक। तो ये शब्द जो है गांव में भी लोगों ने सुन लिया होगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब का नाम सबने सुन लिया, टैरिफ वॉर। अब टैरिफ वॉर का सबसे पहला इंपैक्ट चाइना पे आने की संभावना है। चाइना ऑलरेडी, दर्शकों को बता दूं, ऑलरेडी 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। पहली डिफ्लेशन, दूसरी बैंक इशू, तीसरा रियल एस्टेट क्राइसिस। अब ये टैरिफ वॉर, टैरिफ इंपोज होने वाले हैं चाइना पे, काफ़ी हद तक श्योर है, वो चाइना को काफ़ी महंगी पड़ेगी। तो उसके बाद हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग और आएगा। टैरिफ वॉर को थोड़ा सा सिंपल शब्दों में समझा दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर चाइना से अमेरिका कोई माल खरीदता है तो उस पर बड़ा भारी भरकम हम टैक्स और बढ़ा देंगे। यानी चाइना जो सस्ता माल अमेरिका भेजता था, वो जब अमेरिका पहुंचेगा तो उस पर भारी भरकम टैक्स लग जाएगा। यानी कि अमेरिका के लोग चाइना का माल खरीदने से पहले सोचेंगे चाइना ज्यादा माल अमेरिका को बेच नहीं पाएगा। ये सिंपल शब्दों में टैरिफ वॉर का मतलब है। बिल्कुल, टैरिफ वॉर का मतलब यही है कि उस पे जो ड्यूटी लग जाएगी। $10 में कोई खिलौना आता था आपके बच्चे के लिए, शंघाई में बन के आता था, न्यूयॉर्क में बच्चे ने खेलना था, लॉस एंजल्स में बच्चे ने खेलना था। अब अगर उस पे ऊपर टैरिफ लग गया 40%, तो वो खिलौना, एक तो जो है टैरिफ लग गया तो चाइना से लोग शायद ना मंगाएं, सस्ता नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, सस्ता नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई लेगा परिवार, वो बच्चे को जाके $14 का पड़ेगा। तो टैरिफ को जो है हम लोग क्या कहते हैं ग्लोबल चैनल्स पे जब हम बात करते हैं, डबल एज स्वॉर्ड कहते हैं, दो धारी तलवार कहते हैं। क्योंकि टैरिफ एक तो जो कंट्री मैन्युफैक्चर कर रही है उसको दिक्कत कर रही है, साथ ही साथ आप अपनी पॉपुलेशन के लिए भी इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हैं। अमेरिका, यूएस, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, मैं उसका जवाब दे दूं, खुद इन्फ्लेशन फाइट कर रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, अमेरिका जहां इन्फ्लेशन का नाम भी नहीं होता था, महंगाई का नाम भी नहीं होता था, चीजों के दाम ही नहीं बढ़ते थे, 9% इन्फ्लेशन होगी। और रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे पावरफुल इकोनॉमी, 2 क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ, माइनस में गई वो इकोनॉमी। उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका का फर्दर बुरा हाल हुआ। अमेरिका में एक कॉन्सेप्ट है विशाल जी, डेट सीलिंग, यानी अमेरिका एज अ कंट्री कितना कर्जा ले सकती है या उससे ज़्यादा कर्जा ना हो। तो उन्हें डेट सीलिंग को तोड़ के उससे ज़्यादा कर्जा लेना पड़ा अपने खर्चे चलाने के लिए, वो भी कई बार। और अमेरिका अब भी जो है डेफिसिट इकोनॉमी है, यानी घाटे की जो है चल रही है। अब 3 बार वो इंटरेस्ट रेट कम कर चुके हैं, तब भी उनकी इकोनॉमी नहीं उठ रही, इन्फ्लेशन से घबराए हुए। अब टैरिफ वॉर क्या होगा, इन्फ्लेशन और बढ़ा देगी। क्योंकि आपने क्या कर दिया, आपके बच्चे का खिलौना जो है 10 का $14 जो माल आपके ही देश वालों को सस्ते में मिलता था, आपने उसे महंगा कर दिया। वो अलग बात है कि टैक्स आप ही के पास, सरकार के पास ही आएगा उसका, लेकिन आम व्यक्ति के लिए वही चीज खरीदनी है पहले से ज्यादा महंगी है। हो सकता है वो खरीदना ही बंद कर दे, या खरीदेगा तो उसको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अब ये आपने अगेन बहुत अच्छी बात कही, हो सकता है वो खरीदना बंद कर दे और हो सकता है उसे महंगा पड़े। अब अगर हिंदुस्तान होता
तो शायद ये होता। हम लोग अभी उस कल्चर में है कि कोई चीज़ महंगी हो जाती है, बिल्कुल आपने सही कहा, हम लोग, आकाश जिंदल भी ये करेगा, कोई चीज़ महंगी हो गई है भाई इसकी कंजम्पशन कम कर देता हूँ, ठीक है ना। बर्गर अगर महंगा हो गया है, छोड़ो, नहीं खाता, घर पे जाके पकौड़े बनवा लूंगा। अमेरिका में ये कल्चर ही नहीं, हम सब जानते हैं। अमेरिका में तो जो है लाइफस्टाइल के ऊपर पैसा लगाते हो, तो अमेरिकन आर नॉट यूज टू दिस कि ये महंगी हो गई चीज़ नहीं लूंगा। आकाश जिंदल से आप ये उम्मीद कर सकते हो, या उसके हिंदुस्तानी भाइयों से उम्मीद कर सकते हो, चलो महंगी होगी नहीं खाता, या घर के पकौड़े खा लूंगा, या बगल के हलवाई की दुकान से मट्ठियाँ ले आऊँगा, सस्ती मिल जाती है। अमेरिकन तो जो है खर्चा करने में जो है मशहूर है, लाइफस्टाइल जो है कोई छोड़ते नहीं है, फैमिली के लिए सेविंग नहीं करते। अमेरिका इज नॉट अ कंट्री ऑफ सेवर्स, पैसा सेव नहीं करते, स्पेंडर्स। हमारे यहाँ तो जो है हमने कल्चर ही ये सीखा है। मेरे दादाजी, आपके दादाजी की बात करें, दे नेवर यूज्ड टू गो टू रेस्टोरेंट्स। वो रेस्टोरेंट में जाते नहीं थे, घर पे खाना बनता था, वो रेस्टोरेंट में जाते नहीं थे। वो जो है उस तरह का खर्चा करते नहीं थे लाइफस्टाइल के ऊपर, उस तरह के कॉकटेल डिनर उस जमाने में होते नहीं थे। तो अब जो है, अब जो अमेरिका में तो जो कल्चर है, तो अमेरिका में कंज्यूम तो करेंगे लेकिन महंगा कंज्यूम करेंगे, और ये इन्फ्लेशन अमेरिका के लिए बहुत बहुत घातक होने वाला है। आप ये कह रहे हैं कि टैरिफ वॉर अगर चला तो भारत को फायदा होगा, भारत पर इतना भारी टैरिफ नहीं लगेगा, भारत के पास एक मौका होगा दुनिया की फैक्ट्री बनने का, जो कि अभी चाइना थी। मैं लेकिन अपने पुराने प्रश्न पर वापस आ रहा हूं, जीएसटी वाले पर। जीएसटी में लोगों को पहले थोड़ी कंफ्यूजन थी, अब थोड़ा गुस्सा ज्यादा हो गया है, क्योंकि जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये कहा गया था कि दुनिया भर के अलग अलग टैक्सेस हट जाएंगे, सिर्फ एक टैक्स होगा, गुड एंड सिंपल टैक्स। इसे कहा गया भाई वन नेशन वन टैक्स, सारे टैक्स हटाओ, एक टैक्स। अब हमने जब जीएसटी को बड़े ध्यान से देखा तो उसमें कितने सारे अलग अलग टैक्स रेट हैं, 0 है, 5 है, 12 है, 18 है, 28 है। उसके बाद जो चीजें जीएसटी में नहीं है उनमें न जाने कितने सारे टैक्स है। आप कार खरीदने जाएं तो उसमें 4 मीटर से लंबी गाड़ी पर 43% टैक्स लगता है। आप अल्कोहल ले रहे हैं जो कि सेल बहुत ज्यादा है, उस पर टैक्स बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से बाकी कितनी सारी चीजें हैं, पेट्रोल डीजल है जो जीएसटी के दायरे में नहीं है, उनके तो कोई टैक्स की गिनती ही नहीं है। 100 रुपए लीटर के पेट्रोल में आप 50 रुपए का टैक्स दे रहे हैं। तो वो वन नेशन वन टैक्स जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट तो अच्छा था, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में गायब कहां हो गया? देखिए, इंप्लीमेंटेशन उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी हो सकती थी, और मेरे हिसाब से जीएसटी में अभी भी चेंजेस होने चाहिए। इस कई चीज़ों में मैं आपके साथ हूँ। मैं इस चीज़ का एडवोकेट शुरू से रहा हूँ कि जीएसटी में जो है पेट्रोल और डीजल को लाया जाए। 28% का टॉप स्लैब है, अगर आप ले आते हो तो पेट्रोल डीजल एकदम जो है सस्ता हो जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं अलग अलग नेताओं को, इसी सरकार के माननीय कैबिनेट मिनिस्टर्स को, ऑपोजिशन के लीडर्स को पूछता हूं नेशनल चैनल्स पे कि जीएसटी में आना चाहिए कि नहीं। सभी पार्टियां जवाब देती हैं आना चाहिए, लेकिन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सब मना करते हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, 4 बजे से मैं जो है 5 कप कॉफी पी ली, एक बड़े नेशनल चैनल पे बैठा था कि अब होगा अब होगा अब होगा, 6:30 बज गए, कुछ नहीं हुआ। सभी नेतागण बता देते हैं कि हाँ जीएसटी में आना चाहिए। हाँ जी जिंदल साहब, आपकी बहुत अच्छी सजेशन हमने नोट कर ली है, आपने अच्छा किया, जीएसटी में लाएंगे, लेकिन वो इंप्लीमेंट होती नहीं है। वो इंप्लीमेंट होती नहीं है, ये दिक्कतें आती हैं। अब इंप्लीमेंट क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि सरकार को जो है पैसा चाहिए, सरकार को टैक्स चाहिए। अब सरकार को टैक्स चाहिए क्योंकि सरकार के पास खजाने में पैसा होना चाहिए। ठीक है, आपके पास खजाने में पैसा होना चाहिए, लेकिन उस खजाने के पैसे को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, क्या आप सही तरीके से एलोकेट कर रहे हो? अभी आपने जो चीज़ें बताई कि रेवड़ी कल्चर, सभी पार्टियां लगी हुई हैं, क्या वो सही तरीका है? आप उसकी जगह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा कीजिए ना, उसमें तो कुछ खर्चा नहीं हो रहा। ग्लोबल मनी को यहां लाइए, उनको सहूलतें दीजिए। मैं, आप जो बात ठीक कह रहे हैं वो ठीक है, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं एक कॉन्सेप्ट जो दिमाग में था कि वन नेशन वन टैक्स, यानी कि हर चीज पर एक जैसा टैक्स, एक ही टैक्स का रेट, मान लो 5% है, 10% है, 12% है। चलिए इतने बड़े देश में इतना मुश्किल होगा कि चलिए एक रेट हम नहीं कर पाएंगे, कम से कम 2 रेट हम कर लें कि जो बहुत एसेंशियल, बहुत जरूरी चीजें उन पर 5%, जो थोड़ी सी लग्जरी की तरफ जाती है उस पर थोड़ा सा ज्यादा टैक्स। लेकिन हमने तो इतने सारे टैक्स रेट खड़े कर दिए हैं। और आपको याद है, जैसा कि मैंने एग्जांपल अभी थोड़े समय पहले दिया, कि निर्मला सीतारमण पॉपकॉर्न पर 3 तरह का टैक्स समझा रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो लोग सवाल पूछेंगे ना कि तो अभी तो आप पॉपकॉर्न पर ही एक टैक्स नहीं डिसाइड कर पा रहे, तो आप पूरे देश को एक टैक्स रेट पर कहां से लेकर आएंगे? वन नेशन वन टैक्स कहां करेंगे? पहले पॉपकॉर्न पर एक टैक्स कर लीजिए कम से कम। देखिए, वो कुछ इश्यूज तो आए हैं, कुछ इश्यूज तो आए हैं, उतना सिंपल नहीं रह गया है जिस तरीके से सोचा गया था। उतना सिंपल और उतना जनता के लिए कन्वीनियंट नहीं रह गया है जिस तरीके से सोचा गया। लेकिन उसका दूसरा एंगल भी है। आज जो इतना वेलफेयर का काम हो रहा है, ग्रोथ का काम हो रहा है, ग्रोथ के काम की बात करते हैं, वेलफेयर को छोड़ देते हैं। फ्लाईओवर्स, रेलवे स्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, 11 लाख करोड़ एलोकेट हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। इस बार उम्मीद है एक अच्छी चीज भी बताएं दर्शकों को,
13 लाख करोड़, इस प्रश्न के बहाने वो जवाब देने का मौका मिलेगा, 13 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे एलोकेट होने की संभावना है। पैसा कहां से आएगा? जीएसटी एक तरीका है। जीएसटी भी कलेक्शन क्या है? जीएसटी को शुरू में कहा जाता था कि ये शायद कामयाब नहीं हो पाएगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स है, लेकिन अब आपको बता दूं 2 लाख करोड़ क्रॉस जीएसटी कलेक्शन कौन से महीने की? अप्रैल 2024। हर महीने अब इतना कर रहा है। हर महीने कभी 1,70,000 करोड़, कभी 1,80,000 करोड़। तो जो इतना ये जो ग्रोथ का काम हो रहा है, इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हमने देखा मेट्रोज बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो है, बहुत बार ये पूछा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने बिजनेसमैन के लिए बना दिया, कॉर्पोरेट के लिए बना दिया। वहाँ मेरा ये कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सोशल एंगल भी है। अब अगर एक्सप्रेसवे बन जाता है, हाईवे बन जाता है, तो कोई बुजुर्ग है, बीमार है, तो उनको अपने गांव से दिल्ली पहुंचना है, मुंबई जाना है, जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो बच्चे गांव में रहते थे, उनके गांव से स्कूल कॉलेज तक अच्छी सड़क नहीं थी, अब कनेक्टिविटी आ गई, बच्चे और खासकर हमारी बेटियां वो कॉलेज स्कूल पहुंच जाती हैं ताकि पढ़ाई हो सके। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली बहुत असर डालता है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन मेरा सिर्फ इतना प्रश्न था कि हम टैक्स को सरल नहीं कर पाए हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, और उसको सरल कैसे करेंगे उसका कोई रास्ता अभी दिख भी नहीं रहा है। एक तो ये चीज थी। दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि क्या जीएसटी पेट्रोल डीजल जो है वो जीएसटी के दायरे में आएगा? इसकी संभावना एकदम छोड़ देनी चाहिए, इसे जीरो कर देना चाहिए, ये सोचना ही बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है, वो अल्कोहल से, वो पेट्रोल डीजल से, वो यहीं से पैसा कमा रहे हैं। अगर वो ये भी इनकम का सोर्स बंद हो गया तो राज्य सरकारों के लिए राज्य चलाने, देश चलाने मुश्किल हो जाएंगे। तो पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आएगा, इसकी उम्मीद आम आदमी को छोड़ देनी चाहिए। क्या आप ये कहेंगे? बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन पूछा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। राज्य सरकारों में एक और चीज़, आप जैसे नॉलेजेबल एंकर को वो भी पता होगा कि हमारी बहुत सी राज्य सरकारें बहुत से कर्जे में डूबी हुई हैं, बहुत ज़्यादा। कई राज्य सरकारें तो ऐसे हैं कि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उस कर्जे का ब्याज चुकाने में जो है खत्म लग जाता है। मैं जिस स्टेट से आता हूँ, पंजाब से आता हूँ, 81 में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, हमारी पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट हुआ करती थी देश में। गोवा नया राज्य बना तो उसके बाद हम नंबर 2 पे आ गए। लहलहाता खिलखिलाता जो है प्रदेश है मेरा। आज क्या हालत है? मेरे स्टेट में इतनी ज़्यादा जो है डेट आ गया है, और उसके ऊपर इतनी इंटरेस्ट लायबिलिटी, और सिर्फ मेरी स्टेट का बात नहीं, बहुत सी जीडीपी रेशियो में सबसे खराब पंजाब हालत, डेट टू जीएसडी 40%। तो अब हो क्या रहा है कि उसका इंटरेस्ट में जो है बहुत सी कमाई लग जाती है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो कर्जा बार बार उठाती जा रही हैं, मैं यहाँ पे, आपने बहुत क्वालिटी क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब ये देना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक ऐसा रेगुलेशन आए, लेजिस्लेशन आए कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स कितना कर्जा जो है उठा सकती हैं, कितना अभी ऐसा कोई नियम है या नहीं है? आना चाहिए ऐसा कोई नियम अभी नहीं है। अभी ऐसा मतलब रेगुलेशन, राज्य सरकार जितना चाहे उतना कर्ज ले सकती है। हाँ, अभी क्या है, एडवाइजरी है, लेकिन ऐसा रेगुलेशन आना चाहिए, बाय लॉ ये होना चाहिए कि उससे ज्यादा आप लोन ले ही नहीं सकते। मेरा प्रश्न ये था कि पेट्रोल डीजल नहीं आने वाला जीएसटी में, आप मानते नहीं आने वाला? कोई चांस नहीं है? मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। मैं तो बार बार जो है ये चीज जो है, मैं आपके साथ हूं। मैं तो चिल्ला चिल्ला के फॉरन में कहता हूं कि मुझे नहीं लगता आने वाला। जब आपके पास मौका था तब आप लेके नहीं आए। भाई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एजेंडा था, एजेंडे में आ गई थी चीज, और वो भी आपने खुद नहीं डाली थी। एक ऑर्डर आया था कहीं से जिसकी वजह से आपको रखनी पड़ी थी, तब नहीं आपने पास किया, तो कब पास करोगे जब एजेंडे में थी? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास पैसे के जो सोर्स है कमाने के, वो इतने कम, इतने सीमित क्यों हैं कि जब कोरोना चल रहा था उस वक्त तो चलिए समय बहुत खराब था और पैसे की जरूरत बहुत थी, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देश इसको देखकर हैरान थे कि भारत में कोरोना के लॉकडाउन में दारू के ठेके खोलने पड़ रहे हैं, और तर्क ये दिया जा रहा है कि साहब दारू बिकेगी तो सरकार को टैक्स मिलेगा, और टैक्स मिलेगा तो सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं चला पाएंगी। क्या आपको लगता है कि ये दिमागी दिवालियापन है आपका, कि हमारे पास कोई और आइडियाज नहीं है, हम दारू बेचकर जो टैक्स आएगा उसी से देश चलाएंगे? तो फिर इतने पढ़े लिखे नेता होने का क्या फायदा? हमारे देश में तो बहुत सारे पढ़े लिखे नेता हैं, वो भी शराब बेचकर टैक्स ही तो कमा रहे हैं। फिर देखिए, कोरोना में तो दुनिया भर में दिक्कतें आई हैं, वो एक्सेप्शन मान लेते हैं। हम में नहीं, यूएस में भी दिक्कतें आई हैं, यूरोप में भी दिक्कतें आई हैं, बट मेरे हिसाब से हमें आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लाने होंगे, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लाने होंगे। जब ये सब हो रहा था तब आपको शर्म आ रही थी कि चलिए उस समय तो एक इमरजेंसी का वक्त है, चलिए छोड़ दिया उस वक्त तो, लेकिन उस समय आपको शर्म आ रही थी ये सोच करके कि हम इतना बड़ा देश, इतना स्किल, इतनी नॉलेज, हमारे पास आज पैसे के सोर्स के नाम पर दारू के ठेके खोलना रह गया सिर्फ, कि उसमें से टैक्स आ जाए कम से कम। देखिए, मुझे ये लग रहा था कि हमें नए इनोवेटिव आइडियाज
लाने चाहिए। और इसमें इस सरकार को मैं कहूंगा कुछ इनोवेटिव आइडियाज इन्होंने लाए हैं। इस सरकार ने यहाँ कुछ सच्चाइयां आपको बता दूं, स्टार्टअप्स को बहुत मोटिवेट किया है और स्टार्टअप्स जो है हिंदुस्तान में पैसा लेके आए हैं, ग्लोबल फंडिंग आई है, स्टार्टअप्स का हम हब बन गए हैं, बहुत से स्टार्टअप्स हमारे यूनिकॉर्न भी बन गए हैं और ग्लोबल मनी भी हमारे पास आया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ज़रूरत क्या है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर को मिलके ग्लोबल मनी लाने को। मेरा जो इशारा है आप बड़े अच्छे से समझ रहे हैं, आप एक नॉलेजेबल एंकर हैं, जो बार बार हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट मेलाज लगते हैं, इन्वेस्टमेंट मेलाज लगते हैं, मुझे भी कईयों में आमंत्रित किया जाता है, वो मेलाज लगते हैं, हर स्टेट फेयर लगा रही है, लेकिन 6 महीने बाद 9 महीने बाद कितना पैसा आया उसमें से जो बात हुई थी वो क्वेश्चन बन जाता है। तो उसमें मेरा क्या कहना है, चाहे आप, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का बजट लाएं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट लाएं, चाहे इन्वेस्टमेंट मेलाज लाएं, दुनिया को, आप इस देश की जनता को ये बताइए, मान लीजिए आप स्टेट गवर्नमेंट का बजट ला रहे हैं कि ये हम प्रोमिसेस है, ये इस बजट में कह रहे हैं कि आपके लिए ये चीजें कर देंगे, और 6 महीने और 9 महीने बाद आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखिए कि जनाब ये आपको बजट में हमने प्रॉमिस किया था, ये दिया, जो हम मैनिफेस्टो लाए थे उसके बाद पावर में आ गए, ये हमने आपको कमिट किया था, ये लेके आए और ये नहीं ला पाए। फिर आप रखिए कि आपकी स्टेट ने इन्वेस्टमेंट फेयर रखा, बहुत तामझाम हुआ, तमाम मीडिया इकट्ठा गया, सारे सबने तालियां बजाई, उसके बाद कितनी इन्वेस्टमेंट एक्चुअली आ गई, कितनी फैक्ट्रियां लग गई। एमओयू तो बहुत हो जाते हैं, जमीन पर कम उतर पाते। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बजट, तो मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बार बार कहता हूं कि आप एक काम कीजिए, जब बजट लाते हैं तो जो चीजें आपने कमिट की है कि इससे ये इंपैक्ट होने वाला है, उसके बाद 6 महीने बाद 9 महीने बाद हमें एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट दीजिए। बच्चा भी जनाब 8th क्लास में जाता है तो 6 महीने बाद 9 महीने बाद उसका टेस्ट होता है कि बेटा आपने क्या पढ़ा था और क्या उसका आउटकम है। तो सरकारों से मैं ये आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट, आप बजट लाएं, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो दे, उसके बाद पावर में आ जाए, आप कोई इस तरह का इन्वेस्टमेंट फेयर लाएं, कृपया मेहरबानी करके 6 महीने 9 महीने बाद हमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट उसी जनता के सामने रखिए। आप जो कह रहे हैं नए नए दिमाग लगाया जाता है कि नई नई रेवड़ियाँ बांटी जाएं, वही दिमाग लगा के परफॉर्मेंस रिपोर्ट रखिए ना, कि जनाब ये प्रोजेक्ट किया था, ये कमिट किया था, ये अचीव किया है, और अगर ये कमी रह गई तो इसको कैसे पूरा करेंगे और कब तक पूरा करेंगे। आप ये चीज़ लाइए ना। आपने अभी कहा हमारे नेतागण पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, आई हैव हाई रिस्पेक्ट। बहुत से नेतागण हमारे ऐसे हैं, कई ने डॉक्टरेट तक की हुई है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कई बड़े कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। तो मैं तो उनसे ये आग्रह करूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा आपके प्लेटफॉर्म से कि जनाब आप शुरुआत कीजिए, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी शुरुआत करे कि ये हमने कमिट किया था और ये हमारी। आप कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, पिछले कुछ वक्त हमने देखा है कि कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट्स बढ़े, खूब प्रॉफिट बढ़े, लेकिन जितने लोगों को वो नौकरी देते थे उससे भी कम लोगों को अब उनके पास नौकरी दी जा रही है। और उसका रीजन बहुत बड़ा है, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा लर्निंग, मशीन लर्निंग, ऐसी ऐसी मशीनें, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो 5 लोगों का काम था वो 3 लोग कर सकते हैं, 2 लोग कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट को अगर बहुत प्रॉफिट भी हो रहा है तो आने वाले वक्त में वो हायरिंग बढ़ाने वाले नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है और इसका सामना करने के लिए सबको तैयार रहना चाहिए। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, इससे काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। ये जो ऑटोमेशन है, ये जो है एआई जिसमें आ रही है, चैट जीपीटी और कई चीज़ें आ रही हैं, इसका ज़्यादा कंपोनेंट अगर आप देखेंगे 80% चीज़ें आएंगी ये कंसल्टिंग में, जो सर्विसेज हम देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन कुछ हद तक आई है, बट मैन्युफैक्चरिंग अभी भी बहुत बड़ी जॉब जनरेट कर रहा है। अब मेरा इशारा उन कंपनियों की तरफ, हमें याद रखना चाहिए वो स्टील मिल्स जहाँ 15-15 हज़ार लोग काम किया करते थे, याद है जब वो फैक्ट्री में छुट्टी होती थी पूरा रेला लोगों को आता था। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वहाँ अभी भी जॉब्स है। तो इसका जवाब क्या है? भी बहुत हद तक ऑटोमेशन हो चुका है, कुछ ऑटोमेशन हो गया है, लेकिन साथ ही साथ डिमांड बढ़ गई है कार्स की, 2 व्हीलर्स की, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अब तो मैन्युफैक्चरिंग। इसका जवाब है कि हम एक सर्विसेज इकोनॉमी है। अभी भी आप जीडीपी देखें हमारी, प्राइमरली वी आर अ सर्विसेज इकोनॉमी। हम ज्यादा माल बनाते नहीं हैं, हम सर्विसेज ज्यादा देते हैं। तो हमें एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना होगा। मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार लोगों की जरूरत है। अभी आपकी गाड़ी बननी है तो गाड़ी में टायर सप्लाई करने वाला भी कोई चाहिए, लैंप सप्लाई करने वाला भी कोई चाहिए, स्टीयरिंग सप्लाई करने वाला भी चाहिए, कोई पेंट करने वाला भी चाहिए। गाड़ी उसके बाद बिकने के लिए आती है, एक अच्छा सेल्समैन चाहिए, बैंकर चाहिए फाइनेंस करने के लिए, एक इंश्योरर चाहिए, डीलर चाहिए, फिर वो जो एसेसरीज की इतनी सारी दुकानें खुली हुई हैं वो चाहिए, फिर पेट्रोल भरने वाला चाहिए, फिर पंचर लगाने वाला मेरा भाई चाहिए। तो इसका जवाब है मैन्युफैक्चरिंग। तो जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है, वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट है, वो सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग पे हमने फोकस रखना है। और अब मैं तो सरकार को आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहूँगा
कि अब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चाइना में डिफ्लेशन, हाँ एक और चीज़ बताऊं दर्शकों को सुन के ये चीज़ बड़ी जो है अचरज भी लगेगी। चाइना में दर्शकों डिफ्लेशन चल रही है। डिफ्लेशन का मतलब चीज़ों के दाम कम हो रहे हैं। जो चीज़ 100 युआन की थी वो 98 युआन की हो रही है। और ये खुशी नहीं, बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ की बात है। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ लोगों के पास पैसे ही नहीं है कि दुकान पे जाके सामान खरीदें। तो डिमांड नहीं है, तो डिमांड नहीं है, अपने आप चीजों की दाम कम होते तो चले जा रहे हैं। दुकानदार जो है कह रहा है 100 वाली चीज़ 98 में बेच दूँ, लेकिन ले लो। हाँ ले लो मुझसे। तो वो डिफ्लेशन हो रही है। इसका मतलब क्या है? लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं है। यहां अभी भी जाके जो है महंगी हो गई है चीज, शर्ट महंगी हो गई है, टी शर्ट महंगी हो गई है। आप दिल पे पत्थर रख के खरीदते तो हो ना, चलो 5 की जगह 4 ले लेते हो। चाइना में लोगों के पास पैसा ही नहीं है खरीदने को, तो वहां डिफ्लेशन हो गई है। तो उसका मतलब क्या है? हिंदुस्तान में अभी बहुत बढ़िया मौका है, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी जितनी बाहर से बड़ी लग रही है, अंदर से वो कमजोर होती हुई इकोनॉमी है। तो ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग का बढ़िया बेस का जो है हमें मौका है। और जो आपने बात शुरू में कही थी, वो जो स्ट्रेंथ है कि हमारे पास एक वायबल कॉस्ट पे लेबर है। बहुत से हमारे इंजीनियर्स, एमबीएस हैं, बहुत से और लोग हैं, मजदूर भाई हैं जो काम करने को तैयार हैं यहाँ पे। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है। हिंदुस्तान, इंडिया कैन बी अ ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी। स्मार्टफोन्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डिफेंस में हम मैन्युफैक्चरिंग में आ गए हैं, और कई चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। बस हमें एक जो है पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग को हमें तरक्की देनी है। तो अब इंडिया कैन वेरी वेल बी फैक्ट्री फॉर द वर्ल्ड। क्यों नहीं हो सकता? हम अमेरिका के लिए बनाएं। अमेरिका आज आप देखें मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ है। मैन्युफैक्चरिंग में मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, आप तो इतने नॉलेजेबल एंकर हैं, कौन सी 3 बड़ी चीजें हैं जो यूएस मैन्युफैक्चर करता है? सबसे ज्यादा वेपन्स, तो जो वेपन इंडस्ट्री है सबसे बड़ी अमेरिका के पास है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी अमेरिका के पास है। फार्मा में उनके पास हैं, कुछ उनके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग तो वहां नहीं हो रही। ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग तो दुनिया में अलग अलग हो रही है, ज्यादातर चाइना, हाँ। तो उसके बाद बाकी कई और देश। तो अमेरिका क्या कर रहा है? ठीक है ना, ठीक है, वो 2 कंट्रीज के बीच में प्यार मोहब्बत का बढ़ावा दे देता है, आपकी मुस्कान वो बता रही है, और खूब सारे वेपन्स बेचता है। हाँ। उसके बाद जो है, और वेपन्स जो बिकते हैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन जो होते हैं उसका अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना नामुमकिन है, तो इतना ज्यादा है। तो ऐसे में हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बन सकता है, और उससे काफ़ी समस्याओं का सोल्यूशन हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी, क्योंकि चीज़ों की सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आकाश जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो अब पिछले कुछ महीनों से बार बार उठने लगा है, और वो सवाल ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस, वैसे ही हमारे देश में बहुत कम लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, और उस हेल्थ इंश्योरेंस पर अच्छा खासा मोटा टैक्स लगता है। हेल्थ इंश्योरेंस वैसे इतने कम लोग ले रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित करना होगा, या टैक्स लगाकर जो दे रहे हैं उन्हें भी उसमें से बाहर करने की कोशिश करनी होगी। सरकार को पैसा चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, अक्सर ये कहा जाता है कि आपके मिडिल क्लास और गरीब होने के बीच में सिर्फ एक हॉस्पिटल बिल का फर्क होता है। यहां आप मिडिल क्लास से एक मोटा हॉस्पिटल बिल, और आप मिडिल क्लास से सीधा गरीब हो जाएंगे। यहां मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। आजकल बहुत बार होता है, और बहुत बार समाज में मैं सुन रहा हूं, अपने दोस्तों से सुन रहा हूं, रिश्तेदारों से सुन रहा हूं, एक्विटेंसेस से सुन रहा हूं कि फला बीमारी हो गई और खर्चा कितना आया है, 25 लाख, 35 लाख, 40 लाख, इस तरह के बिल आ रहे हैं। तो सही बात है, वो 35 लाख 40 लाख का बिल तो आदमी की फाइनेंशियल कमर तोड़ देता है। तो ऐसे में मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, हेल्थ इंश्योरेंस में एग्जाम्पशन लिमिट एटलीस्ट डबल करनी चाहिए, एटलीस्ट डबल कर दे, टैक्स जो लग रहा है, तो ताकि जो है लोग मोटिवेट हों। इनकम टैक्स का बेनिफिट तो दिया जाए, और बाकी भी टैक्स के कंसेशन दिए जाएं, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस में हम लोगों को मोटिवेट कर सकें, ताकि अपना जो है वो इलाज करा सके। बहुत सी डिजीज ऐसी हो गई हैं आजकल जिसमें 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, और ये जो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए हैं उसमें तो इतना खर्चा एक नॉर्मल सी बात है। डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि जनाब 80,000 रुपये तो इस टेस्ट का खर्चा आपको जमा कराना पड़ेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है, इसकी एग्जाम्पशन लिमिट जो है डबल होनी चाहिए, और हेल्थ इंश्योरेंस को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए। ये तो बहुत ज़रूरी है, ताकि सरकार उसमें कुछ रोल प्ले कर रही है, तो पब्लिक अपने आप को इंश्योर कर रही है, अपने को जो है सिक्योर करके चल रही है, वहाँ तो आप जो है सरकार उसके साथ रहे, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। एक बहुत बड़ा सवाल अक्सर पूछा जाता है दूसरे एंगल से। अक्सर तो लोग राहत ही मांगते रहते हैं, कुछ लोग हमारे जैसे ये भी पूछ लेते हैं कि सरकार का खुद का तो इतना बड़ा कर्ज है, और उस कर्ज को चुकाने में इतना सारा वो पैसा दे देगी। यानी कि ऐसा जो आंकड़े सामने हैं वो ये हैं कि 2014 जब मनमोहन सिंह गए, तब हमारे देश पर जो कर्ज था वो 55 लाख करोड़ था, और अब 2024 में 10 वर्ष के बाद हमारे देश पर 225 लाख करोड़ का कर्ज है। इसके इंटरेस्ट को अगर आप देखें तो एक जो हमारा बजट है सालाना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट चुकाने में खर्च हो जाता है।
लोन चुकाने में, उधार चुकाने में, ईएमआई जिसे आमतौर पर लोग कहते हैं, वो चुकाने में खर्च हो जाता है। तो आपके पास पैसा कितना बचता है नए विकास को काम को करने के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या सरकार इस समय इतने बड़े संकट में है कि इतना बड़ा लोन हो गया है, या आपको लगता है नहीं ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए इतना लोन ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है? इसके दो एंगल हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया, लगातार ग्लोबल इकोनॉमी पे घाव होते जा रहे हैं। पहले कोरोना, जिसने ग्लोबल इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। कोरोना से रिलीफ मिलना शुरू हुआ ही था अभी कि रशिया यूक्रेन वॉर आ गई, और रशिया यूक्रेन वॉर ने हिंदुस्तान ही नहीं, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को जो है नीचे ले आई। यूएस को रिसेशन में ले आई। 2 क्वार्टर जब जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव जाती है तो टेक्निकली हम इकोनॉमिस्ट उसे रिसेशन कहते हैं। जर्मनी जैसी इकोनॉमी जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो डाउन चली गई। चाइना के हाल बेहाल है। तो अब उधर उससे थोड़ा रिलीफ मिलने की उम्मीद हुई थी कि मिडल ईस्ट में दिक्कत शुरू हो गई। अब ट्रंप साहब के जो प्लान है, शायद नहीं टैरिफ वॉर आ जाए, तो 2020 से ग्लोबल इकोनॉमी में कई लगातार दिक्कतों पे दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे में बाकी जगह भी हाल कुछ हद तक, जैसे मैंने आपको अमेरिका बताया, उन्होंने डेट सीलिंग थी, उन्होंने तो लिमिट बना रखी थी कि आपको लगता है ये इतना लोन दिक्कत नहीं करता है? ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए 225 लाख करोड़ भारत जैसे देश के लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है? आपको लगता है नहीं, चिंता की बात तो है? इसके दो एंगल है। पहली बात, आज के ग्लोबल सिनेरियो में देखा जाए तो जब बाकी ले रहे हैं तो हमारे लिए भी लेना जरूरी था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको रिटायर करना जरूरी है। और उसका तरीका क्या है? इक्विटी लो, इक्विटी लेके आप डेट जो है रिटायर करो। जैसे कंपनी को कहा जाता है इक्विटी का पैसा लो, आप डेट रिटायर करो। तो इक्विटी के थ्रू पैसा लो, आपके पास पीएसयूज में शेयर्स हैं, डिसइन्वेस्ट करो। और मैं ये नहीं कहता कि आप, कई लोग उसको ऑब्जेक्शन लगाने आ जाएंगे कि जी आपने जो है जनता का माल, किसी बड़े उद्योगपति, में किसी बड़े उद्योगपति का नाम नहीं ले रहा, लोग तो लेते हैं कि उसको दे दिया, उसको दे दिया, उसको दे दिया। मैं कहता हूं आप आईपीओ लाके डिसइन्वेस्टमेंट करो, जनता का माल जनता को ही दे दो ना। उस शेयर्स का आईपीओ ले आओ आप, गुप्ता जी, शर्मा जी, वर्मा जी, खान साहब, सबको जो शेयर मिल जाएंगे। तो जनता का माल जनता को भेज दो, सरकार के पास पैसा आ गया। आपने इक्विटी और डेट की बात की तो मुझे अचानक से याद आया कि कोरोना के बाद से जॉब लॉसेस बहुत ज्यादा हुए और अचानक से लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे लोग जिनको शेयर मार्केट के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी, और शायद उसके लिए उन्हें दोषी ठहराना भी गलत है, क्योंकि अगर आपके पास नौकरी नहीं है और आप सारा दिन घर बैठे हैं तो आपको लगता है कि सबसे आसान काम है अपने फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ और स्टॉक में छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू कर देता हूँ, सवेरे लगाऊंगा, शाम को निकाल लूंगा पैसा, जो 500-1000 रुपया बन गया, मुझे लगता है कि इनकम हो जाएगी। और कुछ समय तक ये काम बड़ा अच्छा चला, और जिस तेजी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी ने ग्रो किया, वो लोग जिनको शेयर मार्केट की बिल्कुल नॉलेज भी नहीं थी, उन्हें लगा कि हम तो शेयर मार्केट के किंग हैं साहब, हम तो खूब पैसा कमाएंगे। और पिछले 6 महीने में ये सपना जो है चकनाचूर हो गया है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आप सलाह देंगे आने वाले समय में सोच समझ के? अक्सर कहा जाता है सोच समझ के, लेकिन हम देख रहे हैं अब सोच समझने वाली बात नहीं है। जॉब लॉस का सीधा रिलेशन स्टॉक मार्केट में घुसने से आ रहा है। आपने देखा होगा इस चीज को। आपने बहुत अच्छा ये सवाल पूछा, और आपके सवाल में एक जवाब छुपा हुआ है। आपने कहा सारा दिन एक शेयर लिया बेच दिया, फिर लिया बेच दिया, क्योंकि नौकरी नहीं है। और दूसरा आपने बड़ा एक खतरनाक शब्द जो है जिसको किया, दैट्स अ वेरी डेंजरस वर्ड, इंट्राडे। तो इंट्राडे का मतलब एक शेयर लिया, आधे घंटे बाद बेच दिया, दूसरा शेयर लिया 12 बजे, 12:30 बजे बेच दिया, 9:15 से 3:30 के बीच में आपने 6 बार चर्निंग कर ली। तो मैं उस दोस्त से, भाई से पूछना चाहूंगा, मेरे भाई, एक कंपनी ने आपने इन्वेस्ट किया, एक आपने जो है पौधे में इन्वेस्ट किया, कोई भी कंपनी है, मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी को यहाँ रिकमेंड नहीं करूंगा, आजकल रिकमेंड करना अलाउड भी नहीं है, एबीसी कोई भी कंपनी थी, पौधे को पेड़ तो बनने दो। आधे घंटे में कौन सी कंपनी के फॉर्च्यून जो है बदल गए कि आधे घंटे में आपने निकाल लिया। तो ये जो है कि आधे घंटे में आपने कंपनी को बड़ी से छोटी कर दिया, छोटी से बड़ी कर दिया। तो इंट्राडे ट्रेडिंग तो सबसे पहले लोगों ने स्टॉक मार्केट को जुए की तरह ले लिया है। तो वो अब वही तो बात है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग तो मैं सबको कहूंगा कि ना करें, ठीक है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग तो बिल्कुल ना करें। दूसरा, आप इन्वेस्ट कीजिए, आप एक पौधे में इन्वेस्ट करते हैं, पौधा लगाते हैं, वो पेड़ बनता है, फिर आम के मीठे फल आपको मिलते हैं, उसमें भी कई वर्ष लगते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। और उसके लिए जो यंगस्टर्स हैं, खासकर लेट 20s और अर्ली 30s में, जिनको आपने बिल्कुल सही कहा कि इस मार्केट की नॉलेज नहीं है, कोई आईटी का व्यक्ति है, कोई इंजीनियरिंग का व्यक्ति है, कोई मॉडलिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनके लिए तरीका है म्यूचुअल फंड्स। आप म्यूचुअल फंड्स में जाएं, वहां पे क्या है, एक तो इंट्राडे नहीं हो रहा आपका, दूसरा वहां पे एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट है जो आपके पैसे को लगा रहा है, जो मार्केट की समझ रखता है, जिसने उस तरह की पढ़ाई लिखाई की हुई है, फिर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लगा रहा है, फिर जो है उसको कई रेगुलेशन है सेबी के, जो उस जिसके हिसाब से उसे चलना है। इसके लिए पेशेंस चाहिए होगा, इसके लिए पेशेंस चाहिए। तो इसलिए आप जो है, आपने पढ़ाई लिखाई तो की है आईटी में,
आईटी की नौकरी अनफॉर्चुनेटली नहीं रही, हालांकि गलत है, वो नौकरी नहीं मिल रही आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप एक ऐप पढ़ते हैं, उसके बाद स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बन जाते हैं। क्या आप अपने साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे? स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी एक आर्ट और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब आकाश जिंदल आपके सामने बैठा है, 35 साल हो गए, आप जानते हैं मुझे, स्टॉक मार्केट जो है शायद मेरे खून के अंदर है एज एन इन्वेस्टर। 35 साल हो गए, अभी भी नई चीजें रोज सीख रहा हूं, देख रहा हूं, सीख रहा हूं। अभी भी जो है किसी ग्लोबल एक्सपर्ट के साथ बातें करता हुआ आ रहा था कि जो कोलंबिया के साथ हो रहा है अब उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो 35 साल में तो अभी मैं सीख रहा हूं। अभी होता क्या है, मेरा एक यंग भाई 28 साल का, वो 35 मिनट जो है गर्लफ्रेंड के साथ पिज्जा खाते खाते ऐप पढ़ता है और वो स्टॉक मार्केट में इंट्राडे कर देता है। तो क्या मेरा वो जब वो युवा दोस्त है अपने साथ नाइंसाफी नहीं कर रहा? तो उससे कहूंगा, तो वो क्विक जो फ्री लंचेस हैं, फ्री लंचेस जो हैं वो कहाँ मिलते हैं? क्विक मनी जो है, फ्री लंचेस जो हैं वो बहुत जो है सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है। और पिछले 6 महीने में वो जो तेजी से पैसा बढ़ रहा था वो लोगों ने देख भी लिया है कि तेजी से घटता भी है। बिल्कुल आखिरी सवाल है, बजट से पहले 5 बड़े प्रेडिक्शंस, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, जो आपको लगता है कि इस बजट में हो सकते हैं। पहली प्रेडिक्शन जो है, पहली एक्सपेक्टेशन, दर्शकों ये सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, हाँ। बाकी अनाउंसमेंट तो बजट के बाद ही होंगी। ठीक। उसके बाद हम दोबारा आपके साथ बैठेंगे, इतने नॉलेजेबल एंकर के साथ बैठ रहा हूं, दोबारा इनके साथ बैठने को मेरा मन कर रहा है, तब दर्शकों आपसे राय से ये सारी जरूर एक्सपेक्टेशन होगा। ठीक है। है। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की संभावना है, एक्साइज कम होगा। ठीक। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कितना कम होगा वो भी बता दीजिए। 5 रुपए कम होने की 5 संभावना रुपए है। पेट्रोल और 5 रुपए डीजल, दोनों दोनों ऐसा कम आपको होने की- उम्मीद है? ऐसी मेरी नंबर संभावना 1। है, उम्मीद है। नंबर 2, दूसरी, किसान भाइयों के लिए, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली स्कीम आने की संभावना है। बिना किसी इंटरेस्ट दिए, हाँ, बिना कोई ब्याज दिए के आपको लोन मिल जाएगा, ये संभावना किसानों लगती के है। लिए। हाँ, और ये होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि होता क्या है, आज दिल्ली में रहने वाला आकाश जिंदल, उसने अगर 40 लाख की गाड़ी लेनी है तो शायद 0 इंटरेस्ट पे जो से पैसा मिल जाता है, क्योंकि शायद मैन्युफैक्चरर की सबवेंशन है उसमें। आकाश जिंदल को जब 8 करोड़ का फ्लैट लेना होता है, 0 इंटरेस्ट पे मिल जाता है शायद, क्योंकि बड़ा जो बिल्डर है उसकी इंटरेस्ट सबवेंशन है। लेकिन किसान भाई जो आकाश जिंदल से कहीं ज्यादा रेलिवेंट है इकोनॉमी के लिए, उसको जब कर्जा लेना होता है तो मिलता क्या है? 10%, 12%, कई बार तो 15%। तो और उस ब्याज चुकाते चुकाते जिंदगी बीत जाती है। जिंदगी बीत तो जाती है। नंबर 2 आप ये कह रहे हैं कि बिना इंटरेस्ट का लोन किसानों के लिए हो सकता है। पहला, पेट्रोल डीजल के रेट घटना, दूसरा, किसानों के लिए राहत बिना इंटरेस्ट का लोन। नंबर 3, हाउसिंग में जो है, बजट हाउसिंग के लिए हाँ। स्पेशल एग्जम्पशन आने की संभावना है। बजट हाउसिंग यानी 20 लाख के घर से कम के घर के लिए, ताकि सबको घर मिल सके, सबको पक्की छत मिल सके। किस तरह की राहत हो सकती है? टैक्स में कुछ रिलीफ हो सकता है? हाँ, एक तो टैक्स में कुछ हो सकता है, दूसरा जो है उनको वन टाइम एग्जेम्पशन मिल सकती है बिल्डर से कनेक्टेड। ठीक है। ताकि अगर 20 लाख से कम का घर ले रहे हो तो उसमें जो है आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है, स्पेशल स्टैंड अलोन एग्जेम्पशन मिलने की संभावना है। ठीक है, ये बजट हाउसेस के लिए हो गया। बजट हाउसेस के लिए तीसरा हो गया ये पॉइंट। ये होने की संभावना है। नंबर 4 क्या है? इनकम टैक्स के अंदर जो मैंने बताया एग्जम्पशन लिमिट और स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो आने की संभावना है। वो थोड़ी सी और राहत इनकम टैक्स में आपको मिलेगी, उम्मीद आप कर रहे हैं? हाँ, मैं इसकी जो है उम्मीद लगा के चल रहा हूं। 5वां जो है मेरे हिसाब से जो हो सकता है, महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए, उनके लिए कई चीजें आ सकती हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा हम मोटिवेट कर सकें। अब हम बड़े शहरों में तो देख ही रहे हैं, बहुत सी बेटियां बहनें जॉब कर रही हैं। बहुत अच्छा लगता है जब देखते हैं कि एक बिटिया जो पड़ोसी की है 36 लाख 42 लाख के पैकेज पे काम कर रही है। उनको और प्रोत्साहित किया जाए ताकि परिवारों में जो है कमाई और बढ़ सके, इनकम और बढ़ सके। वर्क फोर्स में ज्यादा महिलाएं शामिल करने के लिए कुछ प्रोत्साहन उनको मोटिवेट किया जा सके, उसके लिए हो सकता है। और छठी चीज जो है वो आना चाहिए, जो संभावना लग रही है, रूरल एजुकेशन। हालांकि एजुकेशन में आपका आगे ये होगा कि कई चीजें सब स्टेट्स के पास है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है रूरल जो प्राइमरी एजुकेशन है वहां काफी एग्जम्पशन आने की संभावना है, ताकि रूरल प्राइमरी एजुकेशन जो है उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो 6 आपने अनुमान, प्रेडिक्शन, उम्मीदें रखी हैं। देखते हैं कि जब निर्मला सीतारमण अपने बजट को पेश करती हैं, उस बजट से क्या कुछ निकल कर आता है, इकोनॉमी पर क्या असर होगा। एक बार फिर से हम बजट के बाद आपके साथ चर्चा करेंगे और फिर उसका एनालिसिस करके समझेंगे कि मिडिल क्लास की जेब में कुछ जाता है या नहीं जाता है, और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये बजट कितना कारगर साबित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी इस बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मेरा सबसे बढ़िया शो, सबसे इंटेलेक्चुअल शो आपके साथ हुआ। इसके लिए, इतने अच्छे प्रश्न पूछने के लिए, जिसने मेरे को बहुत कुछ बोलने का मौका दिया, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।